डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम दो ध्रुवीयता को चुनौती और गुट निरपेक्षता, पहले लेसन का लास्ट टॉपिक गुट निरपेक्षता और गुट निरपेक्षता का प्रारंभ, भारत और गुट निरपेक्षता और नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये तीन टॉपिक बचे हैं। उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी पीडीएफ मैंने ऐप पे डाल दी है। वहां से आप देखकर इसके नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि दो ध्रुवीयता को चुनौती और गुट निरपेक्षता। तो दो ध्रुवीय उस दौरान कौन से दो महाशक्तियां, ध्रुवीयता को दो महाशक्तियां, और कौन कौन सी दो महाशक्तियां? पहली है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी है सोवियत संघ रूस। ये आप पढ़ चुके हो। एक ने नाटो बनाया, एक ने वार्सा पैक्ट बनाया, सीएटो बनाए, सेंटो बनाए, चीन के साथ दोस्ताना रिश्ते यानी शीत युद्ध के प्रभाव को बढ़ाने का जो कार्य किया, उसे हम दो ध्रुवीयता कहते हैं। इन दोनों ध्रुवीयताओं को चुनौती देने वाला जो था वो था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वे गुट निरपेक्षता कहते किसे हैं, गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं। तो देखो, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, क्योंकि विश्व में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम विश्व दो खेमों में विभाजित था और भारत के सामने दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि वह किसी महाशक्ति के साथ मिल जाए और शीत युद्ध के प्रभाव को बढ़ा दे। जैसे मान लो अमेरिका के साथ मिलेगा तो भी प्रभाव बढ़ेगा और सोवियत संघ रूस के साथ मिलेगा तो भी प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन था कि दोनों ही महाशक्तियों से दूर रहे और स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करे, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं, नहीं सॉरी गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया, अर्थात विश्व के किसी भी देश के किसी भी समूह में, किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं हुआ, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का अनुसरण किया। प्रश्न आता है आपका, एक बार 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न आया हुआ था कि गुट निरपेक्ष देशों के संस्थापकों का मिलान कीजिए। एक तरफ देश का नाम लिखा हुआ था और एक तरफ वहां का जो शासक था गुट निरपेक्षता में। 5 नंबर, ये 4 नंबर का प्रश्न था, चारों का मिलान करना था। तो मैं यहां बताता हूं आपको। सबसे पहले बात करें हम नंबर 1, तो एक तरफ तो आ गया शासक, ऐसे लिखा हुआ था, एक तरफ तो शासक और एक तरफ देश, और इनका मिलान करना, ऐसे मिलान करना था। कौन सा शासक है, वो किस देश से संबंधित है गुट निरपेक्षता के संदर्भ में। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1। नंबर 1 है जोसेफ ब्राज टीटो। जोसेफ ब्राज टीटो, इनका संबंध कहां से है, कौन से देश से इनका संबंध है? तो ये यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। ऑप्शन ये, इनको देशों को चेंज कर देंगे, है ना, देशों को चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे और उसके बाद में मिलान कीजिएगा, प्रश्न आएगा। ठीक है, तो देखो पहला आ गया आपका जोसेफ ब्राज टीटो, संस्थापकों की बात कर रहे हैं। नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको तो आप जानते हो। संबंध आ गया भारत, मतलब कौन से देश से थे ये? भारत। नंबर 3 है गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर, देखा सिर नहीं, गमाल अब्दुल नासिर का संबंध था मिस्र। गमाल अब्दुल नासिर का संबंध था मिस्र। नंबर 4 आपके है भाई सुकोर्णो, सुकैर्नो।
इंडोनेशिया और पांचवा है आपका वामे एंड क्रुमा, वामे एंड क्रुमा, इनका संबंध है घाना। ये आपका प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। क्या प्रश्न है? निम्न ये गुटनिरपेक्षता के संस्थापक और इनके देशों का मिलान कीजिए। तो जैसे मान लो ये इंडोनेशिया यहां दे दे, युगोस्लाविया यहां दे दे, इन सबको बदल दे और नाम ये दिए हुए हैं, नाम में कोई चेंजमेंट नहीं था ना। तो नाम जैसे मान लो जोसेफ ब्राज टिटो का संबंध किस देश से है? तो जोसेफ ब्राज टिटो का संबंध है युगोस्लाविया से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध किस देश से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध हो गया भारत से। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, सुकोर्णो इंडोनेशिया और वामे एनक्रुमा घाना से संबंधित है। यानी इनका मिलान करने से संबंध में 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, इसलिए इनका देश और इनका नाम आपको याद करना। सीधा सीधा है, इसमें नाम याद करने, किसका किससे संबंध है। 4 नंबर का आपके ये प्रश्न आता है। निम्न को मिलान कीजिए, गुटनिरपेक्षता के संस्थापक देशों का मिलान कीजिए। तो ये चारों को आपको मिलान करना है। अब हम चर्चा करते हैं कि वे गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे गुटनिरपेक्षता की अर्थ की, मीनिंग की, तो गुटनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? अभी आपने पढ़ा किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और गुट कौन कौन से थे उस दौरान? गुट थे 2। गुट कितने थे? 2 गुट थे। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, है ना। तो इन दोनों ही गुटों से दूर रहना एवं स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना गुटनिरपेक्षता है। एक बात और है, तथा मतलब ये बात तो है ही है, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। इसको लिख लेना, गुटनिरपेक्षता से प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का। गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अब कोष्टक में गुट के नाम लिखने हैं। पहला लिखना है अमेरिका गुट, जिसका सैनिक समझौते का नाम लिख दो नाटो, और दूसरा गुट का नाम है साम्यवादी गुट और सोवियत संघ रूस। एक पूंजीवादी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट, या तो ये लिख दो, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और गुटों के नाम, एक पूंजीवादी गुट, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है भाई साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है सोवियत संघ रूस। साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा है? सोवियत संघ रूस। इन दोनों ही गुटों से पृथक रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। और एक बात और है भाई यहाँ पर, चलो आंख मूंदकर किसी भी व्यवस्था का, किसी भी गुट की आलोचना करना गुटनिरपेक्षता नहीं है। तटस्थ रहना भी गुटनिरपेक्षता नहीं है। जो बात सही है उसका समर्थन करना गुटनिरपेक्षता है। ये बात लिखने के आगे नीचे आपको लिखना है, तथा सही बात का समर्थन करना, सही जो कार्य है उसका सहयोग करना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। सही बात का समर्थन करेगा तो गुटनिरपेक्षता कहलाएगा। आंख मूंदकर किसी भी व्यवस्था का, चाहे वो पूंजीवादी है चाहे वो साम्यवादी है, आंख मूंदकर किसी भी व्यवस्था की आलोचना करना क्या नहीं है? गुटनिरपेक्षता कतई ही नहीं है। गुटनिरपेक्षता के लिए आपको मतलब है सही बात का आकलन करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता सदैव सही का साथ देना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। अब देखो प्रश्न आता है, ये तो हो गया भाई अर्थ। 2 चीजें आपने पढ़ ली यहाँ पर। सबसे पहली चीजें आपने पढ़ी गुटनिरपेक्षता के संस्थापक, गुटनिरपेक्षता के
संस्थापक कौन कौन हैं? तो गुटनिरपेक्षता के संस्थापक और उसका देश। आपकी किताब में एक टेबल दे रखी है और टेबल नहीं दे रखी है तो उस टेबल को बना लेना है, क्योंकि एक तरफ देश का नाम लिखना है और एक तरफ गुटनिरपेक्ष जो संस्थापक है, वहां का शासक है, उसका नाम लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। सीधा सा प्रश्न आएगा, निम्न को मिलान कीजिए। अब देश का उस देश से और शासक का देश से मिलान करना है। दूसरा आपने पढ़ा वही गुटनिरपेक्षता का अर्थ, है ना। गुटनिरपेक्षता के अर्थ के बाद में बात करते हैं कि गुटनिरपेक्षता की स्थापना करने के कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, है ना। गुटनिरपेक्षता की स्थापना के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो नंबर 1 है भाई, आप पढ़ चुके हो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस दौरान विश्व के देशों के सामने एक तो थी उपनिवेशवाद, एक था साम्राज्यवाद, रंगभेद, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस दौरान भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का बोलबाला था। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का जो मुख्य कारण था वो क्या था भाई? उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की नीति को समाप्त करने पर जोर देना। एक आदमी विरोध करेगा, एक बहुत सारे आदमी मिलकर यदि विरोध करेंगे किसका? उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का, तो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का खात्मा हो सकता है। इसलिए भारत ने कौन सी नीति का प्रतिपादन किया? गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। आपको लिखना है इसमें नंबर प्रश्न आता है वही यहां से कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन क्यों किया, क्या कारण था गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का? तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का पहला कारण है भाई आपका क्या? पहला कारण है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दंश कौन झेल चुका था? भारत झेल चुका था इसका दंश, क्योंकि भारत पे 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। इसलिए इससे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद कितना खतरनाक है। इससे छुटकारा पाना आवश्यक है। यदि छुटकारा नहीं पाए तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जो भी उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो देश स्वतंत्र हो रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से जिनको छुटकारा मिल रहा है, उनको महाशक्तियों से बचाकर स्वतंत्र विदेश नीति की अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। क्लियर? पहला पॉइंट दोबारा देख लो। पहले पॉइंट यदि गुटनिरपेक्षता के अपनाने का क्या कारण था भाई? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद उनको देखा कि जो भी देश स्वतंत्र हो रहे हैं उनको दोनों महाशक्तियों से दूर रखकर स्वतंत्र विदेश नीति की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। नंबर 1 तो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 2। दूसरा क्या कारण था गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के बाद? तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बंट गया था। दोनों गुटों में तनाव बढ़ा हुआ था। अतः इस तनाव को कम करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, है ना। अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई है 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1945 में, ठीक है। अब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो समाप्ति होते ही विश्व कितने भागों में बंट गया भाई? 2 गुटों में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, एक का कर रहा है सोवियत संघ रूस। अब हम बात करें, यदि आप अमेरिका के गुट में मिलेंगे तो दूसरा देश किस में मिलेगा? एक सोवियत संघ में मिलेगा।
एक अमेरिका में मिल रहा है, एक सोवियत संघ में। मान लो एक मिला, इसमें भी एक मिला, इसमें एक और मिल गया, इसमें एक और, तो ऐसे में क्या होगा, शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, कभी भी युद्ध हो सकता है। इसलिए भारत ने इन दोनों ही गुटों के प्रभाव को, इन दोनों ही गुटों के कार्य क्षेत्र को, ये शीत युद्ध का जो प्रभाव है, ये तनाव का जो युग है, इस तनाव के युग को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सी नीति का प्रतिपादन किया, गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व दो खेमों में विभाजित था। एक खेमे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। इसलिए भारत ने सोचा कि यदि हम किसी एक गुट में मिल जाएंगे तो शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ जाएगा। अतः शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से इन्होंने विश्व के जो भी 9 स्वतंत्र देश हैं, उन 9 स्वतंत्र देशों को स्वतंत्र विदेश नीति, यानी इन दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की सिफारिश की। ये हो गया दूसरा पॉइंट। नंबर 3, तीसरा पॉइंट है भाई, गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 9 स्वतंत्र देशों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मतलब शीत युद्ध का प्रभाव है। अब मान लो शीत युद्ध में एक तो है भाई सोवियत संघ रूस और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। 9 स्वतंत्र देशों के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका, 9 स्वतंत्र जो देश हैं, इन 9 स्वतंत्र देशों के सामने ये समस्या है, या तो वो इसका सदस्य बने या इसका सदस्य बने, दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना है। जैसे तैसे करके स्वतंत्रता प्राप्त की है, युद्ध दिए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, आंदोलन बहुत वर्षों तक आंदोलन चला, आंदोलन की पृष्ठभूमि आगे बढ़ती रही। इतना होने के बावजूद हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होकर अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे को सौंपते तो हमारे पास स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं रहा। अतः जो भी 9 स्वतंत्र देश थे, उन 9 स्वतंत्र देशों को अपनी ओर मिलाने, यानी भारत ने क्या सोचा कि जैसे तैसे करके, क्योंकि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दंश झेल चुका था, क्योंकि भारत पर कभी न कभी किसी न किसी रूप का आधिपत्य था। अंग्रेज यहाँ से बहुत मुश्किल से अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। अतः शीत युद्ध के दौरान हम किसी एक महाशक्ति की बात मान लेंगे तो वो हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित कर सकता है। अतः ऐसी नीति को दूर रखने के लिए भारत ने विश्व के जो भी 9 स्वतंत्र देश थे, उन 9 स्वतंत्र देशों को तीसरा रास्ता दिखाया कि भाई इन दोनों से बचो और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करो। जब भी आर्थिक सहायता की जरूरत होगी तो आपको दोनों आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, यदि थोड़ी थोड़ी भी करेंगे तो दोनों करेंगे। यदि लेकिन किसी गुट में यदि आप शामिल हो जाते हो तो आपको आर्थिक सहायता करने वाला अकेला एक देश बचेगा। अतः आपका सर्वांगीण विकास कतई संभव नहीं है। इसलिए आप जो भी 9 स्वतंत्र देश हैं वो क्या करेंगे, गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन करेंगे, या मैं यूं कहूं गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे, तभी अपने देश का विकास कर सकते हो। अन्यथा आपके देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ये हो गया आपका नंबर 3 पॉइंट और गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न आता है, गुट निरपेक्षता को अपनाने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। पहला संस्थापक का पढ़ लिया, अर्थ का पढ़ लिया और कारण पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कारण। अब हम बात करते हैं भाई गुट निरपेक्षता के शिखर सम्मेलन। तो पहले तो बांगडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, वो शिखर सम्मेलन ही था। गुट निरपेक्षता की नींव, प्रश्न आता है 1 नंबर का कि गुट निरपेक्षता की नींव कौन से सम्मेलन में, तो बांगडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई। और बांगडुंग सम्मेलन 1955 में अफ्रीकी जो देश थे, 9 जो स्वतंत्र देश थे, अफ्रीका महाद्वीप के जो गरीब राष्ट्र थे, क्योंकि विश्व में उस दौरान 3 दुनिया बन गई थी।
प्रथम दुनिया अमेरिका और उससे संबंधित, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और उससे संबंधित, और भारत सहित विश्व के अधिकांश देश हैं उसको तृतीय दुनिया के देशों के नाम से जाना जाने लगा। अर्थात ये विकसित हैं दोनों और ये जो है ये अल्प विकसित हैं। ये देश क्या है? अल्प विकसित हैं। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में जो 9 स्वतंत्र देश थे उन 9 स्वतंत्र देशों को अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से 1955 में बांगडुंग सम्मेलन हुआ था। भारत ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम स्वतंत्रता के बाद किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। स्वतंत्रता की जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा को अपनाएंगे, स्वतंत्र विदेश नीति के तहत कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हम महसूस नहीं करेंगे, चाहे हमें कोई आर्थिक सहायता दे और चाहे आर्थिक सहायता नहीं प्रदान करे। तो पहली बात तो होगी बांगडुंग सम्मेलन की। 1900 प्रश्न आता है बांगडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो 1955 में हुआ। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है गुट निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ भाई? 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ और 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 25 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बांगडुंग सम्मेलन में भाग लिया। मतलब स्थापना के समय ये 5 थे और अब ये 1961 में इसके प्रथम शिखर सम्मेलन के समय कितने पर्यवेक्षक देश बन गए भाई? 25 बन गए हैं। अगला प्रश्न आता है गुट निरपेक्षता की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो गुट निरपेक्षता में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 120। कितने सदस्य देश हैं? 120 सदस्य देश हैं गुट निरपेक्षता में। क्वेश्चन 2 चीजें याद रखनी है। गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। सदस्य संख्या उसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी बन गई? बढ़ गए 120। गुट निरपेक्षता की सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 120 सदस्य संख्या है गुट निरपेक्षता की। और इसका जो शिखर सम्मेलन है, इसका जो शिखर सम्मेलन है भाई ये हुआ था अजरबैजान। ठीक है। इसका जो 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में हुआ, जिसमें 17 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हुए थे और जुड़ने वाले भी शामिल हुए थे। ये था गुट निरपेक्षता का शिखर सम्मेलन पहला और 18वां। अब देखो पहला जो गुट निरपेक्षता का शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसका शिखर सम्मेलन होगा। दूसरा, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? गुट निरपेक्षता का प्रश्न आता है गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखो गुट निरपेक्षता का पहला उद्देश्य है गुट निरपेक्षता के क्षेत्र को विस्तृत करना यानी बढ़ाना। विस्तृत करने का मतलब क्या है? गुट निरपेक्षता के क्षेत्र को बढ़ाना और इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करना, क्योंकि विश्व में तनाव बढ़ रहा है। विश्व में क्या बढ़ रहा है? तनाव बढ़ रहा है। किन किन के मध्य? 2 महाशक्तियों के मध्य। और विश्व के अन्य देश इन महाशक्तियों में तनाव बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। दोनों के दोनों महाशक्तियां इनको तनाव की स्थिति में लाने का प्रयास कर रही हैं या तनाव बढ़ा रहे हैं। दोनों महाशक्तियों में तनाव है, इसलिए इस तनाव को कम करने के लिए गुट निरपेक्षता ने पुरजोर सहयोग किया। गुट निरपेक्ष मंच द्वारा सहयोग की बात की गई। पहला तो गया ये। नंबर 2, गुट निरपेक्ष गुट में शामिल देशों के लिए निर्धारित मापदंड कौन कौन से थे? है ना, प्रश्न आता है कई बार कि गुट निरपेक्षता का सदस्य कौन बन सकता है। अगला प्रश्न है भाई गुट निरपेक्षता को अपनाने का उद्देश्य तो क्या था? गुट निरपेक्षता को अपनाने का उद्देश्य था कि विश्व में जो तनाव है उस तनाव को कम करना और इसके प्रभाव को बढ़ाना और विश्व में इसकी प्रगति है इस प्रगति को आगे की ओर ले जाना गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न आता है आपका भाई कि गुट निरपेक्षता का सदस्य कौन बन सकता है? मतलब गुट निरपेक्षता का सदस्य
के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? तो देखो, गुटनिरपेक्षता के लिए आवश्यक शर्तें, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि भाई गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, क्या जरूरी है, किसको गुटनिरपेक्षता का सदस्य बनाया जा सकता है? तो देखो, नंबर 1, किसको गुटनिरपेक्षता का सदस्य बनाया जाएगा? नंबर 1 है, वह देश गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो। नंबर 1 क्या है? वह देश, कौन सा देश जो गुटनिरपेक्षता का सदस्य बनता है? वो एक तो गुटनिरपेक्षता विश्वास रखेगा, है ना, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता हो, में विश्वास करता हो। नंबर 1 हो गया भाई, किस में विश्वास करेगा वो? पहली बात तो गुटनिरपेक्षता में विश्वास करना पड़ेगा उसे, और दूसरा वो युद्ध जैसी स्थिति का परित्याग करता हो, मतलब युद्ध का उसके मन में विचार नहीं होना चाहिए। युद्ध यदि दूसरा आक्रमण करता है, थारे वो एक थप्पड़ लगाना से 2 लगाओ चाहिए। गुटनिरपेक्षता ये नहीं कहता है कि भाई गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य कोई एक आक्रमण करता तो आक्रमण नहीं, जीवनी नहीं हो गांधी जी की तरह कि एक जीवना दूसरों गाल फाड़ कर दो, ऐसा करने की जरूरत नहीं गुटनिरपेक्षता में, कि यदि कोई आपको बेफालतू में परेशान करता है तो उसका आपको प्रत्युत्तर देना है, अन्यथा पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, आपका जो सिद्धांत होगा वो कैसा होगा? शांतिपूर्ण। युद्ध का परित्याग करना, युद्ध नहीं करना है, शांति व्यवस्था विश्व में कायम करनी है, तनाव को कम करना है, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना है, शीत युद्ध की प्रकृति को रोकने का कार्य करना है। एक तो हो गया भाई। नंबर 2, दूसरा है, वह देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चल रहे आंदोलन का समर्थन करता हो। वह देश क्या करता है? उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के विरुद्ध चल रहे आंदोलन, चल रहे आंदोलन का समर्थन करता हो। मतलब ये उपनिवेशवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की बात की। जिन देशों को स्वतंत्रता अभी नहीं मिली है उनको स्वतंत्रता दिलाने का काम है, पूरा सहयोग करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, सैनिक सहायता देंगे, राजनीतिक सहायता देंगे, लेकिन हमें दूसरे देशों के आधिपत्य में नहीं रहना। ये हो गया दूसरा काम, दूसरी स्थिति गुटनिरपेक्षता के लिए आवश्यक शर्तें बढ़ाने के लिए। नंबर 3 है, जो शीत युद्ध से संबंधित, जो शीत युद्ध से संबंधित किसी भी गुट का सदस्य नहीं। ठीक है। तीसरा, गुट कौन कौन से? पहले आप पढ़ चुके हो, नाटो, वार्सा पैक्ट, सिएटो, शेंटो, ये प्रमुख गुट हैं। इन गुटों का सदस्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो शीत युद्ध के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा है आपके, जिस देश की सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में से किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता नहीं हो। मतलब एक तो आप देख लो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है भाई सोवियत संघ रूस। दूसरा कौन सा है? सोवियत संघ रूस। ये दोनों ही देशों में
इन दोनों ही देशों से या दोनों ही महाशक्तियों से किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय मतलब यदि आप अभी बताता हूं, द्विपक्षीय समझौता न किया गया, द्विपक्षीय समझौता न किया गया हो, तो देखो चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ रूस हो, दोनों ही देशों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी द्विपक्षीय समझौते का मतलब ये होता है कि यदि किसी एक पर आक्रमण होता है तो हम आपका सहयोग करेंगे, ऐसा किसी के साथ कोई समझौता किया हुआ है तो वह गुटनिरपेक्षता का सदस्य नहीं बन सकता। गुटनिरपेक्षता का सदस्य बनने के लिए इनका होना आवश्यक है। पांचवा और लास्ट है आपके लिए, उस देश की धरती पर कोई भी विदेशी सैनिक अड्डा नहीं हो, उस देश की जमीन या भूमि पर कोई भी सैनिक अड्डा, मतलब दूसरे देश की सेना वहां नहीं रहती हो, सैनिक अड्डा नहीं हो, नहीं तो वो सेना रख लेगा तो उसका मतलब औचित्यता नहीं रहेगी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति नहीं रहेगी। इस व्यवस्था को हम क्या नाम दिया है, शीत युद्ध। ये गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए कौन कौन सी शर्तें होना आवश्यक है, ये है आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है। गुटनिरपेक्षता के लिए आवश्यक शर्तें, यानी गुटनिरपेक्षता को कौन अपना सकता है। पहला वह पहली है, गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए उसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता हो, गुटनिरपेक्षता में विश्वास करता हो, वह व्यक्ति गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना सकता है। नंबर 2 है, वह उपनिवेशवाद के विरुद्ध चल रहे जो आंदोलन है, यानी स्वतंत्रता के लिए जो देश स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आंदोलन कर रहे हैं, उन देशों को स्वतंत्रता दिलाने में समर्थन प्रदान करता हो। वो ये नहीं है कि उसमें उपनिवेश स्थापित करने वाला देश, उपनिवेश स्थापित करने वाला गुटनिरपेक्षता का सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 3 है, जो शीत युद्ध से संबंधित किसी भी गुट में कौन कौन से हैं, एक तो पूंजीवादी गुट है, एक साम्यवादी गुट है, उन्होंने जो सैनिक गुट बनाए हैं वो नाटो है, वार्सा पैक्ट है, सिएटो और सेंटो, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। जो इनका सदस्य है वो गुटनिरपेक्षता का सदस्य नहीं बन सकता। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ रूस, दोनों ही देशों में से किसी के पास भी द्विपक्षीय समझौता उन्होंने नहीं किया हो। द्विपक्षीय का मतलब है 2 पक्षों का समझौता होता है, यदि आर्थिक रूप से जरूरत पड़ी तो मैं आपको सहयोग करूंगा, ऐसा समझौता भी नहीं होना चाहिए। और उस देश की धरती पर किसी भी देश का सैनिक अड्डा, मतलब सेना दूसरे देश की वहां नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार वह व्यक्ति गुटनिरपेक्षता का सदस्य बन सकता है। ये हो गया आपका गुटनिरपेक्षता का सदस्य। अब एक आपकी किताब में दे रखा है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, अलग टॉपिक है। यदि आप कहें तो पहले गुटनिरपेक्षता और शीत युद्ध इसको पढ़ लें, इसको लास्ट में पढ़ लेते हैं, हालांकि किताब में बीच में दे रखा है ये, लेकिन इसको पूरा को पहले गुटनिरपेक्षता वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर हम ये नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क वाला है उसको बाद में पढ़ेंगे ना, लास्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं भाई, गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाते हैं। गुटनिरपेक्षता की भारत के क्या क्या फायदे हैं, मतलब भारत ने जो गुटनिरपेक्षता अपनाई उससे क्या फायदा हुआ। देखो, भारत एवं शीत युद्ध पढ़ते हैं। गुटनिरपेक्षता भारत ने अपनाई तो भारत एवं शीत युद्ध। भारत कब स्वतंत्र हुआ, पहला प्रश्न। भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो भारत हुआ 15 अगस्त 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है।
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प है भाई, किसी एक गुट में शामिल होकर शीत युद्ध के प्रभाव को बढ़ाना, और दूसरा विकल्प था किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना। किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, ये दो ऑप्शन थे। भारत ने कौन सा अपनाया भाई? भारत ने अपनाया दूसरा विकल्प। भारत ने दूसरा, सेकंड वाला जो है, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। इसलिए भारत ने शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। भारत ने क्या किया? शीत युद्ध का जो प्रभाव था, कार्य जो क्षेत्र था, उसकी प्रगति जो थी वो धीरे धीरे धूमिल होती गई और 1991 को आते आते क्या हो गई? समाप्त हो गई। और शीत युद्ध है वो आज, ये गुट निरपेक्षता है वो आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी है, क्योंकि आज वो दूसरे क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो ये था भाई, भारत ने गुट निरपेक्षता की दो विकल्प थे। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न निष्क्रियता थी। नेहरू ने अन्य देशों को बता दिया कि भारत है वो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य है शीत युद्ध का प्रभाव को कम करना और देश का सर्वांगीण विकास करना। ये था भारत और शीत युद्ध की स्थिति में भारत ने विकल्प चुनना। अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध, इसमें गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे भारत को कौन कौन से फायदे हुए, मतलब लाभ क्या हुआ, क्या बेनिफिट्स हुआ। प्रश्न आता है कई बार कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, इसके कौन कौन से फायदे भारत को थे, क्यों अपनाई, क्या कारण था। ये तो आप पढ़ चुके हो अपनाने के कारण तो, लेकिन अपनाने के बाद पहले के तो कारण हो गए, बाद के हो गए फायदे, यानी लाभ क्या क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ी इनको। तो नंबर 1 की बात करूं मैं, लाभ की, बेनिफिट्स की, कि भाई कौन कौन से लाभ इनके हुए। पहला है, गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सदता हो और न कि महाशक्तियां उनके खेमों के देशों का। मतलब पहली बात ये कह रहा है, इसको लिख लेना भाई, आपका गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को कौन कौन से फायदे हुए। तो कौन कौन से फायदे हुए? नंबर 1 है, गुट निरपेक्षता को अपनाने से ही वह ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने के लिए सक्षम हो गया, ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने के लिए सक्षम हो गया जिससे उस खुद का, जिससे स्वयं का हित सदता हो, स्वयं का हित सदता हो। ऐसे फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र हो गया। यदि वह किसी गुट में शामिल होता तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फैसला नहीं कर सकता था। उसे जो देश कहता, जैसे मान लो अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को यदि वो अपनाता तो अमेरिका उसे जैसा कहता वैसा मानना पड़ता। साम्यवादी व्यवस्था को अपनाता तो साम्यवादी जैसा कहता उसे वैसा मानना पड़ता। अपने हिसाब से वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता था, चाहे उसमें उसका बेनिफिट हो और चाहे न हो, कम हो, ज्यादा हो, किसी भी मामले में वो हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं भाई कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने से उसको ये फायदा हुआ। पहला फायदा, गुट निरपेक्षता की नीति से अपनाने से उसको इस बात का फैसला लेने के लिए सक्षम हो गया, अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने के लिए सक्षम हो गया जिसके तहत उसका स्वयं का हित सदता हो। किसी दूसरे हित की बात, यदि दूसरी महाशक्ति की बात
दूसरी जो गुट है उसकी बात पर वो किसी प्रकार से भी हित साधन की स्थिति में नहीं था। पहला फायदा तो इसके ये हुआ। क्लियर। नंबर 2, दूसरा क्या है, नंबर 2 लिख लो। भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि यदि एक महाशक्ति उसके विपक्ष में जाती है तो दूसरी उसके पक्ष में आने का प्रयास करती है। एक के विपक्ष में जाएगी तो एक विपक्ष में जाएगी तो दूसरी किस में आ जाएगी, पक्ष में आ जाएगी। इस प्रकार दूसरा इसका ये रहा। तो भारत इसमें लिखना आपको है, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करेगा। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है, अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। ये हो गया दूसरा पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, एक बार दोबारा देख लो। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत जो है, भारत इस बात से आश्वस्त है यदि एक देश भारत पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालने का प्रयास कर रहा है, उनके हितों की अनदेखी कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत को या विश्व को इस बात का फैसला करना पड़ेगा या यह बात हो जाएगी कि वह दूसरी महाशक्ति के पास जा सकता है। इसलिए दोनों ही महाशक्तियां भारत को क्या करेंगी, सहयोग करेंगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। नंबर 3, आर्थिक क्षेत्र में भी आर्थिक सहयोग अधिक मिलना। एक तो मान लो एक गुट में शामिल है तो यही आर्थिक सहायता, मान लो ये 100 रुपए दे रहा है आपको आर्थिक सहायता, और दोनों में से मान लो 60-60 रुपए भी दोनों दे रहे हैं तो कितने हुए, 120। एक बात और है, मतलब अमेरिका मान लो भारत को कम सहायता देता तो ये ज्यादा देगा, क्योंकि उसको है कि अमेरिका के गुट में नहीं चला जाए। और अमेरिका मान लो ये 60 रुपए देगा तो ये ज्यादा देगा, 70 देगा, फिर ये 80 देगा, फिर ये ऐसे, मतलब दोनों अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत को खूब इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास जिसकी हमें जरूरत थी, ढांचागत विकास की हमें जरूरत थी, वो ढांचागत के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी, इस पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का प्रयास गुट निरपेक्षता के माध्यम से किया गया। अगला इसके फायदा ये हुआ। नंबर 3, नंबर 4 प्रकार, यानी अगला जो है 4 या 5 जो भी है, अगला है इसको क्या फायदा हुआ। एक फायदा उसके ये हुआ कि कोई भी महाशक्ति ये आश्वस्त नहीं थी कि भारत हमारे पक्ष में है। न तो अमेरिका ये आश्वस्त थी कि भारत हमारे पक्ष में है, और न ही सोवियत संघ रूस इस पक्ष में था या इस तरह आश्वस्त था कि भारत हमारे पक्ष में है। इस प्रकार भारत किसी के भी पक्ष में नहीं था, सभी का सहयोग बराबर करता था, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता था, सहयोग की स्थिति को अपनाना था, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र से जो भी उन्हें सहायता मिलती उन सहायताओं को प्राप्त करता था। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को बहुत सारे फायदे हुए, विकास की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ी। ये है गुट निरपेक्षता को अपनाने के भारत को कौन कौन से फायदे हुए। अब है गुट निरपेक्षता की आलोचना। तो आलोचना हर चीज की निकाली जाती है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी आलोचना ही नहीं हो। तो इसकी भी आलोचना हम पढ़ लेते हैं, क्या आलोचना हुई, क्यों हुई आलोचना। तो देखो, पहली आलोचना है, यानी आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्षता है वो सिद्धांत विहीन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, ये आलोचना कह रहे हैं। अब प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना यही पड़ेगा, हमारे पक्ष की बात है, देश के हित की बात है, राष्ट्र प्रेम की बात है, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ेगा। है ना। पहला है, ये क्या कहता है भाई, गुट निरपेक्षता के बारे में आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत विहीन है। सिद्धांत विहीन का मतलब ये हुआ कि गुट निरपेक्षता का कोई सिद्धांत नहीं है। जब इनका हित सत्ता है तब तो ये रहते हैं आगे,
और जब इनका हित नहीं होता है तो ये दूर हट जाते हैं कि भाई हम तो गुटनिरपेक्षता की नीति है। आलोचक कह रहे हैं कि हम तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना रखा है। अर्थात बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय, तो आलोचकों का कहना है कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से ये सदैव पीछे रहता है। बड़े बड़े जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो फैसले हैं, इंटरनेशनल जो फैसले हैं, उन फैसलों को लेने से ये सदैव क्या रहता है, पीछे रहता है, सदैव दूर रहता है, उनसे कभी ये मेल नहीं खाता, सभी से ये दूर रहने का कार्य करता है। इसलिए पहली आलोचना तो इसकी ये होगी। नंबर दो है, इन्होंने आलोचकों ने ये कहा है भाई कि देखो 1972 में भारत और पाक युद्ध हुआ, जिसको बांग्लादेश संकट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी उस दौरान प्रधानमंत्री थी, जो आप सेकंड भाग में पढ़ोगे, है ना। तो भारत पाक युद्ध की यदि बात करूं मैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उस दौरान देखो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर सबसे पहले तो कि वहां से आया अमेरिका से हेनरी किसिंजर और पाकिस्तान आया। मान लो ये पाकिस्तान है तो यहां पहुंचे, ठीक। पाकिस्तान के बाद यहां से ये अमेरिका, ये यहां पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से वो गुपचुप यात्रा की चीन, ये बन गया त्रिकूटीय संधि। इस बात की भनक थोड़े दिन बाद में लगी भारत, और इनके मध्य एक समझौता हुआ कि भारत के ऊपर यदि आप आक्रमण करते हो तो हम दोनों आपको, क्योंकि त्रिकूट 3 पहला बना, कितना फ्रेंड, 3 फ्रेंड बन गए, तो हम आपको सहयोग। ऐसे में भारत ने भी क्या किया भाई, एक 20 वर्षीय शांति समझौता जुलाई 1972 में, शांति समझौता जुलाई 1972 में सोवियत संघ रूस के साथ, सोवियत संघ रूस के साथ, सोवियत संघ रूस के साथ कौन सा समझौता किया, एक 20 वर्षीय शांति समझौता किया। और इसकी शर्तें क्या थी, इसकी शर्त यह थी, यदि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चीन यदि आपको आर्थिक सैनिक सहायता देते हैं पाकिस्तान को, तो रूस भारत की ओर से युद्ध लड़ेगा, यानी भारत का मित्र बन गया। उस दौरान आलोचकों का यह कहना है, आलोचक ये बात कहते हैं कि उस दौरान सोवियत संघ रूस ने, भारत ने सोवियत संघ के गुट की सदस्यता प्राप्त कर ली थी या उसके गुट में शामिल हो गया था। लेकिन आलोचकों को यह कौन बताए कि उस दौरान ये 3 एक जगह हो गए तो दूसरों को अपना दोस्त बनाना जरूरी था। उस दौरान भी उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का परित्याग नहीं किया। जबकि आलोचकों का कहना है कि जो जुलाई 1972 में जो 20 वर्षीय शांति समझौता किया था, उसके दौरान उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का परित्याग कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। गुटनिरपेक्षता की नीति का परित्याग इन्होंने नहीं किया था शीत युद्ध के दौरान, गुटनिरपेक्षता के दौरान। अब हम पढ़ेंगे पहले लेसन का लास्ट टॉपिक बचा है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, और यह प्रश्न 4 नंबर का आता है, क्योंकि इस लेसन से सामान्यतः 6 नंबर का लेसन है। 99% 4 और 2 नंबर आने की संभावना है। बाकी तो अभी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट आएगा उसमें अंकित होंगे, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो आकलन है, पहले जब ये सिलेबस चलता था उस दौरान जो ये लेसन होता था 4 और 6 नंबर, तो 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। सीधा प्रश्न आएगा, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखो, जब आप पढ़ रहे हो गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता, तो गुटनिरपेक्षता में शामिल देश कौन से, बताओ, गुटनिरपेक्षता में शामिल देश कौन कौन से? गुटनिरपेक्षता में आपने पूरा पढ़ा, उसमें एक चीज आपने निकाली कि जो
पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट से दूर रहना चाहते थे, वो गुट निरपेक्षता के सदस्य थे। तो पूंजीवादी गुट पहली दुनिया, साम्यवादी गुट को दूसरी दुनिया, और अगला है आपका गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया का मतलब हो गया अल्प विकसित। गुट निरपेक्षता की जो भी सदस्य हैं वो कैसे हैं भाई, अल्प विकसित। और अल्प विकसित देशों का मुख्य जो समस्या है वो क्या होती है, मुख्य समस्या क्या क्या है, प्रश्न आता है। तो देखो, अल्प विकसित देशों के सामने सबसे पहली समस्या है रोजगार, दूसरी समस्या है शिक्षा, कम होती है, आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, खाद्यान्न की कमी, ये मुख्य समस्याएं हैं अल्प विकसित देशों के सामने। अतः इनको कैसा विकास करना पड़ेगा, अतः इनको टिकाऊ विकास किए बिना, टिकाऊ विकास किए बिना अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। टिकाऊ विकास का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं ढांचागत विकास करना जरूरी है। यदि ये ढांचागत विकास नहीं करेंगे तो इन देशों की जो स्वतंत्रता है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। यदि इनको स्वतंत्रता को बरकरार करना है, स्वतंत्रता को अपनाए रखना है, स्वतंत्रता को बनाए रखना है, तो इन्होंने क्या करना पड़ेगा, टिकाऊ विकास करना पड़ेगा। टिकाऊ विकास का मतलब है ढांचागत विकास करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इसके बारे में यूएनओ ने एक पत्रिका प्रकाशित की, जिसको बोलते हैं अंकटाड। सुनाता सीधा भी आ जाता, अंकटाड से आप क्या समझते हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नवाचार लाने का प्रयास किया, नवाचार यानी परिवर्तन लाने का प्रयास किया, नवीन स्थितियां स्थापित करने के लिए इन्होंने जो सिद्धांत अपनाए उसे हम क्या कहते हैं भाई, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा को जन्म 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सम्मेलन था उसमें मिला। ठीक है, तो देखो हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लें। 1972 में इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की। उस पत्रिका में इन्होंने क्या बताया था, उस पत्रिका में इन्होंने, इसका नाम है भाई विकास से संबंधित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं अंकटाड। किताब में लिखा हुआ है, उसको देख के नाम लिख लेना। मेड टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिनके निम्न सुधार थे। कब हुआ ये, जुलाई 1972 में। किताब से देख के लिखना है क्या क्या नाम। एक तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या कार्य किया गया, ये रिपोर्ट किस प्रकार से प्रभावी हुई, रिपोर्ट का क्या सार था, और इनके बाद में कौन कौन से सुधार करने जरूरी थे, है ना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर। अब देखो इस रिपोर्ट में 1972 में नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ भाई, 1972 में हुआ। और कौन किसने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अंकटाड है इसने पत्रिका प्रकाशित की, और उस पत्रिका में इन्होंने ऐसा संपादित करने का कार्य किया। और इसकी शर्तें देखो, कौन कौन से सुझाव दिए इन्होंने। पहला सुझाव इन्होंने दिया कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। मतलब पहली बात इन्होंने ये कही कि भाई जो अल्प विकसित देश है, इन अल्प विकसित देशों के संसाधन, प्रकृति द्वारा मिले हुए निःशुल्क उपहार को हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्स। प्रकृति द्वारा मिले हुए निःशुल्क उपहार जो है, जिसमें आप मान लो पेड़ पौधे हैं, खनिज है, तेल है, ये जितने भी साधन है ना, ये सब क्या है भाई, संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन जो अल्प विकसित देशों के जो संसाधन है
उन संसाधनों का पर नियंत्रण स्वयं को करना पड़ेगा। उन संसाधनों पर नियंत्रण स्वयं को करना पड़ेगा, इन पर जो इनके खुद के हैं, और उनका दोहन वर्तमान में कौन कर रहे हैं? दोहन का मतलब है उनका शोषण, उनको निकालने का काम, उनको रोकने का काम कौन कर रहे हैं? भाई पश्चिमी देश कर रहे हैं, विकसित देश कर रहे हैं, और एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। आपकी अर्थव्यवस्था का विकास कभी नहीं होगा। इसलिए अपने संसाधनों को अपने नियंत्रण में लाना होगा। पहला पॉइंट तो यूएनओ ने यह कहा कि भाई क्या कहा यूएनओ ने कि अल्प विकसित देशों के संसाधनों पर नियंत्रण खुद को बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि विकसित देश जो है वो अपने संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और ये ज्यादा समय तक यदि इन्होंने दोहन किया तो ये समाप्त हो जाएंगे और आपका विकास नहीं होगा। क्लियर? नंबर 1 तो इसकी पहली रिपोर्ट तो ये थी। नंबर 2, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपने सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। दूसरी बात, ये संसाधनों को नियंत्रित करेंगे। संसाधनों को नियंत्रित करके ये अपने क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? उद्योग स्थापित कर सकते हैं, और उद्योग स्थापित करके इनकी जो पहुंच है, इनकी अल्प विकसित देशों की पहुंच है, वो कहां होगी? विकसित देशों के बाजारों में होगी। यानी अपना सामान विकसित देशों में बेच सकते हैं। गरीब देश जिन्होंने जो भी संसाधन बनाए हैं, जो भी विषय वस्तु बनाई है, उस विषय वस्तु को आप देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में आप बेच सकते हो, जिससे आप इनको फायदा होगा, क्योंकि इनसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, वहां का पैसा इनके पास आएगा। जब वहां का पैसा इनके पास आएगा तो ये ऐसे संसाधन खरीद सकेंगे जो संसाधन इनके लिए फायदेमंद हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी खरीद पाएंगे। उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ रोजगार मिलेगा, इसलिए इनको फायदा होगा। तो इन्होंने कहा भाई विकसित देशों की पहुंच, विकासशील देशों की पहुंच कहाँ होगी? विकसित देशों के बाजारों में होगी। वह उस देश के बाजार में व्यापार कर सकता है, अपनी विषय वस्तु को बेच सकता है, और वहां से फायदेमंद व्यापार कर सकता है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी पश्चिमी देशों से जो भी आप टेक्नोलॉजी यानी मशीनें मंगवाओगे, उसकी लागत पश्चिमी देशों से, क्योंकि इनके पास तो उद्योग है ही नहीं ना, इसलिए इनको टेक्नोलॉजी कहां से मंगवानी पड़ेगी? पश्चिमी देशों से मंगवाई गई प्रौद्योगिकी की लागत क्या होगी भाई? कम। प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, मतलब कम पैसे में ये टेक्नोलॉजी बेचेंगे, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे देने के लिए नहीं है। आपने इनके संसाधनों का दोहन किया है, अतः आपकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि गरीब देशों का भी तो विकास करो। इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास है, उस टेक्नोलॉजी को अल्प विकसित देशों को जितनी वो अफोर्ड कर सकें, जितने पैसे में वो खरीद सकें, आपकी लागत निकल जाए, लाभ नहीं कमाना है, कितने पैसे में आपको उनको बेचनी पड़ेगी। यदि आप उससे ज्यादा लागत नहीं ले सकते, ये इसका तीसरा है। अगला है नंबर 4, अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। जैसे विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इनमें इनकी स्थिति बढ़ेगी। तो अगला है भाई अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में यूएनओ, ये भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें आर्थिक जो चीजें हैं, है ना, आर्थिक क्षेत्र में भूमिका बढ़ेगी, बढ़ाने का काम करेगी। आर्थिक क्षेत्र की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का ये काम
करेंगे। ये है अल्प विकसित देशों को कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का मतलब आर्थिक क्षेत्र में इनको सहयोग दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा इनको, और जिससे ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, ढांचागत विकास करेंगे, मशीनरी लगाएंगे, विषय वस्तु को संपादित करने का काम करेंगे। जो विषय वस्तु ये बनाएंगे, जो वस्तु बनाएंगे, उस वस्तु को आप कहाँ बेचोगे? विकसित देशों में बेचोगे। विकसित देशों में बेचने से आपको लाभ ज़्यादा होगा, बेनिफिट जैसे ज़्यादा होगा तो आप और वस्तुएं खरीद सकते हो, और वस्तुएं और नई नई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हो। इस प्रकार से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। इसके साथ ही आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके कंप्लीट जो वीडियो है आप 4 पहले बढ़ चुके हैं, ये 5वां वीडियो में आपका लेसन नंबर 1 यानी 6 नंबर का टॉपिक, इसलिए जो लेसन है आपके 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का मैटर आपका कंप्लीट हो गया। होमवर्क इसका कंप्लीट करना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। पूछने का आपको अधिकार 101% है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो नोट्स की एक लेसन, जो पहला लेसन है, इसके नोट्स की PDF और एक लेसन से लेकर दोनों किताबों, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, दोनों किताबों की PDF, आप दोनों किताब जो है ना, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग के PDF की जो मोस्ट क्वेश्चन सहित, अगला मॉडल पेपर सहित आपको PDF भेज दी जाएगी। जिसको प्रश्न को पहले आप लेसन में उतार लो, या तो बाद में पूरा लेसन होने के बाद उन प्रश्नों को उतार लो। उनमें से आप चेक करो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अच्छी तैयारी करो, अच्छे अंक प्राप्त करो। इस साल बोर्ड एग्जाम 100 नहीं 1000% होगी। अतः आपको पढ़ना अति आवश्यक है। कोविड की वजह से आपको ये धक्का लगने वाली स्थिति अब नहीं होगी। पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना चालू कर दो बेटा, ताकि आपको ज़्यादा नंबर आए और ये नंबर सदैव आपके काम में आए।